हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 4 अरेस्ट ऑफ पर्सन के कुछ सेक्शंस, जैसे सेक्शन 41 से सेक्शन 45 तक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 41 कहता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस बिना वारंट के किसी को कैसे अरेस्ट कर सकती है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसको अरेस्ट करने के। तो पहले तो ये कंफ्यूजन होता जाता है कि वारंट क्या है। तो वारंट कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। तो जब तक कोर्ट ने इशू नहीं किया वारंट को, तब तक कोई पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है कि अंडर 7 इम्प्रिजनमेंट, ऐसी सेक्शंस जिनकी सजा 7 साल से कम या 7 साल तक है। और दूसरा पार्ट, बी पार्ट, इसमें डिवाइड कर दिया गया कि मोर देन 7 ईयर, 7 साल से ज्यादा है, उम्र कैद है या उसका मृत्यु दंड तक है, उसको कैसे अरेस्ट कर सकता है पर्सन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आते हैं कि जिन सेक्शंस में जिनका हमें 7 साल या 7 साल से कम इम्प्रिजनमेंट है, सजाएं हैं, उसमें से क्या करते हैं, क्या कैसे अरेस्ट करेगी पुलिस। तो रीजन टू बिलीव सच पर्सन कमिटेड टू सेड ऑफेंस। अगर कोई ऐसा उसको कारण मिल जाता है, ऐसा किसी व्यक्ति को कारण, ऐसा किसी पुलिस ऑफिसर को कारण मिल जाता है कि उसी व्यक्ति ने उस घटना को अंजाम दिया है, मतलब उसी व्यक्ति के द्वारा वो घटना कारित की गई, ऐसा उसको बिलीव करने का कारण बन जाता है। और कारण मिल जाने में क्या हो जाता है, पहली बात आ गई कि इफ सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज नेसेसरी, और वो कारण मिल गया कि इसी ने घटना घटित की है और उस पर्सन को अरेस्ट करना आवश्यक हो गया है। उस पर्सन को अरेस्ट करना आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि क्योंकि फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो दखल डालेगा। इन्वेस्टिगेशन में मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, जांच उसकी नहीं हो पाएगी, उसमें वो दखल डालेगा और एविडेंस का छेड़छाड़ करेगा। इसलिए ये नेसेसरी हो गया कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। अब सेकंड बात आती है कॉजिंग द एविडेंस। वो हमने बताया भी कि वो जो साक्ष्य हैं, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा या मेकिंग एन इंड्यूसमेंट थ्रेट, या तो गवाहों को धमकाएगा, उन लोगों को धमकाएगा जिनसे वो केस रिलेटेड हो गए, ताकि वो स्पष्ट और क्लियर फ्री विटनेस अपनी ना दे सके, या हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड कैन बी इंश्योर्ड। या तो जब कोर्ट जरूरत है, कोर्ट उसको जारी करे नोटिस और वो कोर्ट में उपस्थित होने वाला ना हो, मतलब वो उपस्थित नहीं हो सकता। कैसे? जैसे वो फरार हो जाए की संभावना है, जैसे उसका नाम पता एड्रेस क्लियर नहीं है, वो कहाँ का रहने वाला है ये एक बात क्लियर नहीं है, संदिग्धता की श्रेणी में है कि अगर कोर्ट इसको नोटिस करेगा तो ये किस पते पर करेगा, या इसकी जो बॉन्ड है वो भरने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करेगी, उसको अरेस्ट कर सकती है। ये जो है इसके बिलो 7 ईयर्स तक की घटनाओं में ऐसे कारण हो सकते हैं पुलिस को अरेस्ट करने के। अब इसके पार्ट सेकंड में चले जाते हैं कि 7 ईयर, मोर देन 7 ईयर्स या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, उन केसेस में क्या होगा, प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर। अगर वह व्यक्ति अपराधी घोषित किया जा चुका है, वह व्यक्ति अपराधी घोषित किया जा चुका है और वह व्यक्ति कहीं पर ऐसा अपराध करने का आशय बना रहा है, या पुलिस को शक हो जाती है कि अपराधी घोषित है और इसके द्वारा और कोई घटना कारित की जाएगी, तभी वो उसको अरेस्ट कर सकता है। हुज पोजेशन एनीथिंग प्रोहिबिटेड फाउंड, उसके पास में कोई ऐसी चीज पाई जा सकती है जो मना है, जैसे उसके पास में कोई
बिना लाइसेंसी चोरी की बंदूक पाई जा सकती है, या उसके बाद कोई ऐसा बम वगैरह पाया जा सकता है, या कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे वो कोई क्राइम कर सकता है, जिससे वो कोई क्राइम कर सकता है और अवैध है उसको रखना। अगर ऐसी कोई चीज उसके पास पोजीशन से उसके पास से मिल जाती है, तब भी वो उसको अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद आता है कि हु एब्स्ट्रैक्ट ए पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर पर ही अटैक कर देता है। जैसे वो जब पुलिस ऑफिसर उसके पूछताछ करती है या पूछने चलती है, या वो भागने का प्रयास करता है, या पुलिस पर अटैक कर देता है, पुलिस को मारने लगता है, या पुलिस को अटैक करने चल देता है, ऐसी स्थिति में भी वो उसको अरेस्ट कर सकती है। फिर इसके बाद आता है डिजर्टर फ्रॉम एनी एनी आर्म्ड फोर्सेस, जब कोई किन्हीं भी आर्म फोर्सेस, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, और चाहे वो वायु सेना हो, उससे अभित्याजक अगर होए, तब भी उसको वो अरेस्ट कर सकती है पुलिस। कन्विक्टेड कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल, अगर उसको सजा दे दी गई है, और उसको सजा दी गई है और सजा दे करके बाहर आया है, सजा के बाद बेल से या पील से बाहर आया है, और उसको पता चल जाता है कि जो कोर्ट ने शर्त रखी है इसने उस शर्त को तोड़ दिया है, तब भी वो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। वर्क हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन, अगर उसको कोर्ट ने कह दिया कि नहीं फला व्यक्ति को अरेस्ट करिए, कहीं से कोई उसको ऑर्डर मिल जाता है पुलिस को कि फला व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तब भी वो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो इसमें सेक्शन 41 में बताया गया कि पुलिस बिलो 7 ईयर जो इम्प्रिजनमेंट है, जो सजाएं हैं, उसमें कैसे अरेस्ट कर सकती है, और जो 7 ईयर से मोर हैं सजाएं, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, या मृत्युदंड है, उसमें पुलिस उसको कैसे अरेस्ट कर सकती है। अब इसके बाद सेक्शन 41A में आ जाते हैं, नोटिस ऑफ प्रेजेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर नोटिस देता है, कब देगा? अरेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, जब उस पर्सन की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, मतलब उसका कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला कि जिससे उसने वो क्राइम किया है ऐसा साबित हो जाए, उसकी गिरफ्तारी नेसेसरी नहीं है, तब क्या करेगी पुलिस? इश्यू ए नोटिस, एक नोटिस उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को इश्यू करेगी। अब उस नोटिस का, अभियुक्त का क्या मतलब हो गया कि अभियुक्त क्या करेगा? कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, जो नोटिस में टर्म कंडीशन लिखे हैं उन टर्म कंडीशन को अभियुक्त को, जिसको नोटिस जारी की गई, वो उसकी फुलफिल करेगा। इट मीन्स नोटिस कब जारी की जाएगी कि आपने ऐसा क्राइम किया है, ऐसा आपको बताया गया है, अगर आपने ऐसा क्राइम नहीं किया है तो आप अपने एविडेंस, साक्ष्य इस तारीख तक उपलब्ध कराएं। तो वो व्यक्ति जिसने क्राइम में, जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया है, वो अपनी सफाई के लिए पुलिस को एविडेंस दे सकता है उस नोटिस के बदले में, या और जो भी टर्म कंडीशन उसने, पुलिस ने उस नोटिस में लिखा है, वो उसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। और बाई चांस व्हेन फेल टू कंप्लाई देन अरेस्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द पुलिस, अगर वो अपनी सफाई नहीं देना चाहता तो पुलिस क्या करेगी, और पुलिस के पास आता भी नहीं, मतलब नोटिस की कंप्लायंस नहीं करता, तो क्या करेगी पुलिस? कोर्ट को सूचना देगी कि फला डेट को इसको नोटिस किया है, ये रिसीविंग है, या इसको रजिस्टर्ड डाक से रिसीव करा है, इसकी रिसीविंग है, और इसने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया, इसको फरार होने की संभावना है, अभी तक नहीं आ रहा है, या ऐसे कोई भी रीजन वो कोर्ट को बता सकता है, और कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेकर के उसको तत्काल अरेस्ट कर सकता है। ये हो गया सेक्शन 41 के मीनिंग में। अब सेक्शन 41B क्या कहता है? प्रोसीडर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। जो अरेस्ट करेगा ऑफिसर, उसकी ड्यूटी क्या होगी? उसकी ड्यूटी क्या होगी अरेस्ट करते समय? हिज आइडेंटिफिकेशन मस्ट क्लियर, वो उसका आइडेंटिफिकेशन अवश्य करेगा। अवश्य करेगा आइडेंटिफिकेशन मीन्स वो उसकी पहचान करेगा, उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके निशान क्या है, वो वही व्यक्ति है कि नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन मस्ट करेगी पुलिस। क्या करेगी? उसका आइडेंटिफिकेशन करेगी। प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, और उसी जगह पर वो अरेस्ट का पूरा मेमोरेंडम बनाएगी, किस घटना के लिए, किस जुर्म के लिए, क्या क्या है, वो पूरी चीज मेमोरेंडम वो
एट ए प्लेस, उसी जगह पर बनाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद आता है, अब उसी जगह बनाने के बाद में क्या करेगा, जब उसी जगह उसने मेमोरेंडम बना दिया, मेमोरेंडम बात करेगा अटेस्टेड बाई एट लीस्ट 2 विटनेसेस, वो 2 गवाहों से उसमें विटनेस कराएगा, 2 गवाहों से विटनेस कराए। वो गवाह उसके घर वाले हो सकते हैं, किसके, अभियुक्त के, या आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, उनसे वो विटनेस करवाएगा। 2 कम से कम 2 विटनेस वो मस्ट कराएगा। उसके बाद काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्ट, और जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया फिर उसके भी सिग्नेचर कराएगा पुलिस ऑफिसर। और लास्ट उसको क्या है, उसकी ड्यूटी है कि इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्ट, और उस के घर वालों को या उसके सगे संबंधियों को पुलिस इन्फॉर्म करेगी कि फला अभियोग के लिए, फला क्राइम के लिए इसको इस जगह से इस समय हमने अरेस्ट किया है। ये उसकी ड्यूटी है, सेक्शन 41B में दी गई पुलिस की। जब अरेस्ट करेगा तो करेगा क्या। अब सेक्शन 41C में आ जाता है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में जो स्टेट सरकार होगी वो हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाएगी। कंट्रोल रूम क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम एंड डिस्प्लेज, एक कंट्रोल रूम बनाएगी पूरे जिले का, और जिले के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाएगी, और उस नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा होगा, हिज डिस्प्लेड एंड डिस्प्लेड नेम एड्रेस नेचर ऑफ ऑफिस अरेस्ट पर्सन, जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और वो किस जुर्म में अरेस्ट किया गया, ये पूरा डिटेल उसमें लिखा होगा। और उसके साथ क्या लिखा होगा, एंड आल्सो पुलिस ऑफिसर्स नेम एंड आइडेंटिफिकेशन, और ये भी लिखा होगा कि उसको किस पुलिस वाले ने, उसके पूरे आइडेंटिफिकेशन को, उसके पूरे पहचान के साथ में लिखा जाएगा कि वो किस लिए, किस पुलिस ऑफिसर द्वारा किस जुर्म में उसको अरेस्ट किया गया। ये सेक्शन 41C कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर जिले में क्या बनाएगी, कंट्रोल रूम बनाएगी। अब सेक्शन 41D में क्या कहता है, अरेस्ट पर्सन इंटाइटेड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। अब जब उसका कोई उससे बयान हो रहे हैं, उससे पूछताछ हो रही, पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अरेस्ट करने के बाद क्या कर रहा, उससे पूछताछ कर रहा, तो अभियुक्त का ये राइट है कि वो अपने मनपसंद अधिवक्ता को बुलाए और उसके सामने वह अपने बयान दे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे बयान वो पुलिस अधिवक्ता के सामने ही दे। पुलिस उसमें से कुछ बयान अलग भी, अकेले भी ले सकती है। इसमें ये बात कही गई कि जो अरेस्ट पर्सन है, जो अभियुक्त जिसको अरेस्ट किया गया पुलिस ने, उसको एक राइट दिया गया कि वह अपने मनपसंद अधिवक्ता के सामने अपना जो वार्तालाप है, जो पुलिस पूछ रही, जिसका जवाब दे रही है, उसको वो क्लियर करे अपने अधिवक्ता के सामने। अब सेक्शन 41 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 42 क्या कहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए पर्सन कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस के सामने ही कोई व्यक्ति क्या कर देता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है। ऑफेंस रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम, या तो उस क्राइम कर देता है, क्राइम करने के बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद क्या कर देता है, वो अपना नाम पता नहीं बताता, वो अपना नाम पता नहीं बताता। जब नाम पता, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो वो क्या करेगी पुलिस, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। या अगर नाम पता बता भी देता है तो उसकी श्योरिटी ले लेता है कि आपको जब बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोर्ट जब बुलाएगी तो आपको आना पड़ेगा, तो 2 आप अपने जानकार की श्योरिटी दे दिए। सपोज करो श्योरिटी देने में फेल हो जाता है, तब भी वो पुलिस क्या करेगी, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, और अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो क्लियर कर देता तो छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं क्लियर करता तो जेल चला जाता है। अब इन 2 बातों में अगर वो नाम पता नहीं बता पाता, वो श्योरिटी नहीं दे पाता है, और उसका क्राइम क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और ये 2 बातें वो थाने पर नहीं कर पाता, ना तो कोई श्योरिटी भी दे पाता और ना ही अपना नाम पता बता पाता। तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो उसको 24 घंटे के अंदर, जिस समय अरेस्ट किया गया उस समय से 24 आवर्स के अंदर वो उसको मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिसका ज्यूरिडिक्शन आता हो, वहां पर उसको पेश करे। देन विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट
फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन। जिस मजिस्ट्रेट का वहां पर अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, उस मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको वो पेश करेगा। ये सेक्शन 42 कहता है। अब सेक्शन 43 क्या आता है? अरेस्ट टू प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई मोहल्ले का व्यक्ति है, वो किसी को अरेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस में कहा, इफ इन हिज प्रेजेंस कमिट ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई किसी व्यक्ति के सामने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर देता है या कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है, तो देन विदाउट अननेसेसरी डिले, और वो व्यक्ति क्या कर देता है? उसको पकड़ लेता है। तो बिना डिले किए हुए वहां अगर कोई पुलिस अधिकारी है तो उसको सुपुर्द कर देगा, या जो नियरेस्ट थाना होगा जहां का उसका ज्यूरिडिक्शन होगा, वहां पर उस व्यक्ति को ले जा करके क्या कर देगा? हैंडओवर कर देगा, उस थाने को हैंडओवर कर देगा। किसके? पुलिस ऑफिसर के समक्ष, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन के में। अब पुलिस क्या करेगी? उसका नाम पता पूछेगी। फिर वही पहले वाला आ जाता 42, नाम पता पूछेगी। अगर नाम पता नहीं बता पाता तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अगर वो नाम पता बता देता है, बेल बॉन्ड उसको श्योरिटी लेता है, श्योरिटी नहीं दे पाता तो पेश कर देगा, अगर श्योरिटी देता है तो छोड़ दिया जाएगा। तो वहां पर भी पुलिस उसका कार्य हो जाता है कि वो सेक्शन 41 या 42 के तहत उसको अपने अंडर में ले करके और आगे का कार्य फॉरवर्ड करे। ये सेक्शन 43 कहता है। अब सेक्शन 44 में आ जाता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कैसे अरेस्ट करता है? अभी तो पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया, अब क्या हुआ? मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर रहा है। तो मजिस्ट्रेट कैसे अरेस्ट करेगा? व्हेन ऑफेंस कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन। जो उसका क्षेत्राधिकार है, मतलब उस मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार के अंदर मजिस्ट्रेट के ही सामने कोई ऐसा घटना घटित कर देता है कोई व्यक्ति, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको देन ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, वो खुद उसको अरेस्ट कर सकता है। मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई कि मजिस्ट्रेट उसको खुद अरेस्ट कर सकता, आर गिव ऑर्डर टू द पुलिस ऑफिसर, या तो उस पुलिस ऑफिसर को फॉर अरेस्टिंग के लिए ऑर्डर दे देगा। अब जब मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है उसको, तो उसका क्षेत्राधिकार हो जाता है, अरेस्ट करके लाएगा। अगर नाम पता पूछता है, बता देता है क्लियर और श्योरिटी भर देता है तो वो छोड़ सकता है। अदरवाइज वो नहीं बता पाता, श्योरिटी नहीं दे पाता तो उसको जेल भेज देगी। तो ये मजिस्ट्रेट का वर्क हो गया। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पुलिस को दे दिया तो पुलिस फिर वही काम करेगी, उसको पूछेगी, अगर उसने क्लियर कर दिया और सही है तो छोड़ सकती है श्योरिटी लेने के बाद। अगर नहीं क्लियर है और श्योरिटी नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, मजिस्ट्रेट उसको जेल भेज सकता है। अब सेक्शन 45 में आ जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवल एकेडमी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, इन तीनों सेनाओं के वो अधिकारी या वो व्यक्ति जो इसमें परमानेंट वर्क करते हैं और वो ड्यूटी पर हैं, वो क्या है? ड्यूटी पर हैं। तो अगर वो कोई भी घटना घटित कर देते हैं तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 41 उनको बहुत बड़ा लाभ देता है। नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जो कहाँ के हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग। वो कुछ भी करें उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब तक? डन आर पर्पस टू बी डन, या वो कोई कार्य करने जा रहे, कर दिया या करने जा रहे हैं, बाय हिम, उनके द्वारा किया जा रहा है, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। जब तक वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं हो जाते, मतलब वो छुट्टी नहीं ले लेते हैं, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द सेंट्रल ऑफ द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना कंसेंट के उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो ड्यूटी पर है। तो ये सेक्शन 45 जो आर्म फोर्सेस के पर्सन हैं उनको एक बहुत बड़ा सा लाभ दिया गया। तो अभी चैप्टर 4 के सेक्शन 41 से सेक्शन 45 तक इसमें क्लियर हो गए होंगे। बहुत इजी सेक्शन है कि इसमें कोई बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तार पुलिस करेगी तो क्या राइट है, गिरफ्तार प्राइवेट पर्सन करेगा तो क्या राइट है, और गिरफ्तार मैजिस्ट्रेट करेगा तो क्या राइट है। सिंपल सी बातें इसमें बताई गई। अब सेक्शन 46 से चैप्टर 4 के ही हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।